गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अभी तक पार्ट टू जो मैंने अपलोड किया था ब्रांच अकाउंटिंग का उसको अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हम लोग जो है शुरू से क्या पढ़ रहे हैं उसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, पहले मैंने क्या बताया था कि जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसका बुक्स कौन बनाता है, उसका बुक्स बनाता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जो डिपेंडेंट ब्रांच का बुक्स बनाता है उसको बनाने का तीन तरीका है। हेड ऑफिस को तीन तरीका जानता है जिससे वो ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकता है। वो तीन मेथड कौन सा? तो वो पहला था डेटर मेथड, दूसरा था स्टॉक एंड डेटर मेथड और तीसरा था फाइनल अकाउंट मेथड, जिसमें हम लोग देख रहे थे क्या, डेटर मेथड। डेटर मेथड में जो है मेन तीन बुक बन रहा था। सबसे पहला क्या बन रहा था, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। दूसरा बना रहे थे गुड्स सेंट अकाउंट। उसके बाद और अलग अलग अकाउंट भी बनता है, जैसे जैसे स्टॉक रिजर्व अकाउंट ये भी बनता है। और अलग अलग अकाउंट में जैसे आया मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम कैश अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, कुछ भी आ सकता है। मेमोरेंडम जो फिगर मिसिंग हो, मान लो कोई मेमोरेंडम अकाउंट बनाने का ज़रूरत कब आता है, जब कोई फिगर मिसिंग हो या फिर आईसीएआई ने पूछा हो, तब मेमोरेंडम अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं। तो ये बात मैंने पार्ट टू में ऑलरेडी डिस्कस किया और मैंने डिस्कस किया था ब्रांच अकाउंट के बारे में। पिछले पार्ट टू में हमने देखा था कि कैसे ब्रांच अकाउंट बनता है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और जो ब्रांच अकाउंट में जितने भी एंट्री आते हैं, बैलेंस, बीडी, जो भी ओपनिंग स्टॉक, डेटर, गुड सेंट या फिर जो भी एक्सपेंस पे करता है हेड ऑफिस, वो सारा उसका सोर्स क्या मैंने जर्नल के थ्रू समझाया था। जर्नल से समझने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं भी आप अटकोगे कि कौन सा एंट्री कौन सा अकाउंट में जाएगा, तो एक बार माइंड में जर्नल दोहरा लेने के बाद तुरंत जो है क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एंट्री किस जगह पे जाएगा। तो आई होप पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो बस जैसा कि हमारा इक्वेट सीए का मोटिव ही है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, तो पहले मैंने डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट को बनाना सिखाया था। अब आज जो है बस उसका हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और एडिशनल लेवल का क्वेश्चन देखेंगे कि डेटर मेथड से और क्या एडिशनल क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। और आज हम लोग लोड के बारे में भी जानेंगे, जो हमने बताया था कि ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। मैंने बोला था जब पार्ट वन में हम बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे ब्रांच अकाउंट के बारे में, या फिर पार्ट टू में भी जब हम डिस्कस किए थे ब्रांच अकाउंट के बारे में, उसमें आ रहा था स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ये लोड वाला कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो आज के क्लास में हम लोड वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ये आज का सेशन करने के बाद जो डेटर मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे। सो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जो है इसका सोर्स क्या, ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टडी मटेरियल से। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या, बहुत बच्चा देखने के साथ ही डर जाता है। हालांकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सिर्फ डेटा को उसके जगह पे लिख दो, ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ जाने वाला, किस अकाउंट में, बस इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहना चाहिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को करके देखते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। अर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल। अर्नोल्ड जो है दिल्ली का, उसमें किसमें ट्रेड कर रहा है, घी में और ऑयल में, घी एंड ऑयल। इट हैज़ ब्रांच एट लखनऊ, उसका ब्रांच कहाँ, लखनऊ में है। उसने डिस्पैच किया, ही डिस्पैचेज, डिस्पैच मतलब गुड्स सेंट, उसने गुड्स सेंट किया अपने ब्रांच पे, क्या कितना, 25 टिन ऑयल एट द रेट 1000। 25 टिन ऑयल भेजा है, एक टिन का दाम है 1000 रुपया, ठीक, पर टिन 1000 दाम है। फिर भेजा है 15 टिन घी जिसका दाम है 1500 पर टिन, ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ध्यान से सुनो, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो फिर जब हम गुड्स सेंट में लिखेंगे घी और ऑयल, जैसे घी जो है मान लो 15 टिन किया, तो 15 × 1500, ठीक, 15 × 1500। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, चूँकि हर महीना पहली तारीख को भेज रहा है, तो 12 महीना में 12 बार भेजा होगा, मतलब हर महीना में एक बार, तो 12 महीना में 12 बार, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतरीन क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन बस पढ़ते हैं। द ब्रांच incurs some expenditure which is made out of its collection. This is in addition to expenditure directly paid by head office। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स। ये दिल्ली यानी कि ये हेड ऑफिस का डिटेल है, और ये लखनऊ यानी कि
ये कहाँ का डिटेल है, ये ब्रांच का डिटेल है। सबसे पहले परचेज, हेड ऑफिस ने किया है परचेज। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ये किसका है, हेड ऑफिस का डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, लखनऊ ब्रांच का एक्सपेंस पे किया कौन, हेड ऑफिस। उसके बाद सेल है, ये ऑफिस का भी सेल है और ब्रांच का भी सेल है। कैश ड्यूरिंग द ईयर, कैश कलेक्शन हुआ ड्यूरिंग द ईयर कितना, 6,47,000। ऑफिस को रेमिट किया कितना, 6,13,000। फिर ये हेड ऑफिस का जो है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया अलग अलग आइटम का, ठीक। उसके बाद ये लखनऊ ब्रांच यानी कि ये लखनऊ यानी कि ब्रांच का ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ये बैलेंस दिया हुआ। उसके बाद ये रहा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी जो है लखनऊ के पास है ही नहीं, प्लांट मशीनरी लखनऊ के पास नहीं है, वो किसके पास है, दिल्ली हेड ऑफिस के पास है सिर्फ। अब बोल रहा है एडिशन हुआ किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में ऑन 1 जनवरी 2001, 6,02,750 का, यानी कि साल के शुरुआत में हेड ऑफिस ने अपने प्लांट एंड मशीनरी में 6,02,750 का इजाफा किया, मतलब 6,02,750 का मशीनरी और ऐड किया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर और फिटिंग पे 10% है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है। अच्छा, ब्रांच के यहाँ लेकिन फर्नीचर देखो, यहाँ पे ब्रांच के यहाँ फर्नीचर दिख रहा, तो ब्रांच के यहाँ जो फर्नीचर है उसका जो डेप्रिसिएशन होता, तो उस वो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या मारेगा ब्रांच, वो मारेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्या इस पे ब्रांच हेड ऑफिस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, ब्रांच के फर्नीचर में कोई डेप्रिसिएशन आ रहा है, इसमें हेड ऑफिस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो हेड ऑफिस जब अपना बुक बना रहा होगा जिसमें ब्रांच अकाउंट बनाएगा तो उसमें भी ये डेप्रिसिएशन आने वाला नहीं है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पे, यहीं से बहुत बच्चा को इस लाइन से कन्फ्यूजन होता है, हालांकि ये बहुत मतलब एक बार पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दो प्रकार से दे सकते हैं, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर बोला है 10% कमीशन मिलता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो इसका मतलब हुआ 10/110, 10/110। अगर बोलता है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो इसका मतलब होगा 10/100, 10/100। वेयर एज, ये तो था ब्रांच मैनेजर को जो कमीशन मिलता, वेयर एज जबकि जनरल मैनेजर इज इंटाइटल टू 10% कमीशन। देखो, जनरल मैनेजर कहाँ होता, हेड ऑफिस का होता, जनरल मैनेजर कहाँ का होता, हेड ऑफिस का होता। जनरल मैनेजर को हेड ऑफिस कोई भी चीज़ दे रहा, कमीशन दे, सैलरी दे, उससे ब्रांच को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ब्रांच और हेड ऑफिस, गोल्डन रूल याद करो, ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों अलग अलग हैं। ब्रांच के यहाँ क्या होता है उससे हेड ऑफिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बोल रहा जनरल मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा 10% ऑन ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जनरल मैनेजर इज ऑल्सो इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। जनरल एक्सपेंस जो हेड ऑफिस ने इनकर किया वो है 24,000। अब क्वेश्चन का डिमांड किया, प्रिपेयर करो ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक, हेड ऑफिस के बुक में आपको प्रिपेयर करना है क्या, ब्रांच अकाउंट, एंड ऑल्सो प्रिपेयर अर्नोल्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अर्नोल्ड का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अर्नोल्ड कौन है, अर्नोल्ड वही है, हेड ऑफिस का मालिक है अर्नोल्ड, जिसका हेड ऑफिस है। मतलब हेड ऑफिस का आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है और हेड ऑफिस के बुक में आपको क्या बनाना है, ब्रांच का अकाउंट बनाना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पूरा कॉन्सेप्चुअली करेंगे। सो अब हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या बनाएंगे हम लोग, ब्रांच अकाउंट। कौन सा ब्रांच, लखनऊ ब्रांच, लखनऊ ब्रांच अकाउंट, लखनऊ का ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं। तो आइए बना के देखते हैं। ब्रांच अकाउंट में आपने
पार्ट टू अगर किया होगा तो ये एकदम धड़ल्ले से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अब हम जर्नल एंट्री मारने वाले नहीं है, बस जो क्वेश्चन का डिमांड होगा सिर्फ और सिर्फ वही पूरा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बोला ब्रांच अकाउंट बनाओ, तो हम बस ब्रांच अकाउंट बनाने वाले हैं। यहाँ पे फिर टू बैलेंस BD, जो भी ओपनिंग बैलेंस है, जो भी ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस होगा वो लिख दो यहाँ पे। जैसे ब्रांच है यहाँ पे हमारा लखनऊ, लखनऊ का बैलेंस क्या स्टॉक में है, घी है, ऑयल है, फिर डेटर है, कैसिन एंड है, फर्नीचर वगैरह, ये सारा हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं। स्टॉक सबसे पहले आ रहा हमारा स्टॉक, स्टॉक में क्या है, घी है और ऑयल है। चलो लिख देते हैं। घी कितने का ओपनिंग बैलेंस 17,000, ऑयल कितने का 27,000। उसके बाद आता है हमारा डेटर्स, डेटर्स कितने का 75,750। फिर कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड कितने का 7540 का। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग, कितने का 6250। ठीक। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ इसीलिए लगे हाथ, क्लोजिंग बैलेंस को भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं, बाय बैलेंस CD। बैलेंस CD लिखने वक्त ये बात एकदम ध्यान में रखो, यहाँ जितना भी आइटम है ना, ये सारा आइटम यहाँ पे लिख देना। क्या क्या है, स्टॉक, घी है। अगर ये सारा आइटम यहाँ नहीं लिखोगे तो बाद में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। फिर डेटर्स है हमारा, कैश ऑन हैंड है, फिर है हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब देखो घी कितना है 13,250, 44,750। अच्छा, डेटर, डेटर मिसिंग है, डेटर इसमें है ही नहीं। डेटर देखो यहाँ पे डेटर दिया हुआ नहीं है, डेटर दिया हुआ नहीं है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे, ये देखो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब डेटर को हमको फाइंड करना। डेटर कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी फिगर मिसिंग होगा तो उसके लिए मैंने कहा कि आपको मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ डेटर का फिगर मिसिंग है तो हमको मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हम बनाते हैं मेमो। अच्छा, पहले सारा आइटम यहाँ पे लिख लिए हैं, पहले यहाँ फिगर लिख देते हैं। कैश इन हैंड का कितना 12,350, फर्नीचर एंड फिटिंग का 5625। अब मेमोरेंडम डेटर अकाउंट भी यहाँ पे लगे हाथ बना देते हैं, उसके बाद सारा डेटा इसमें लिख दिया जाएगा। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट जो बना रहे हैं, जब भी हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हमेशा ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ब्रांच जो जर्नल एंट्री मारेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है। चलो पहले यहाँ पे देखते हैं बैलेंस BD क्या, डेटर का टू बैलेंस BD है हमारे पास 75,750। अब बस यहाँ से डेटा देखते जाओ, ये सब जो भी है देखते जाओ, और जो जिस अकाउंट में जाएगा उस अकाउंट में बस डालते जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में और बोला कि अर्नोल्ड का भी ट्रेडिंग और PNL हमको बनाना है। तो देखो अर्नोल्ड का ट्रेडिंग PNL भी हम साथ में ही बनाते जाते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा अर्नोल्ड, अर्नोल्ड का ट्रेडिंग अकाउंट। फिर इधर आ जाएगा हमारे पास अर्नोल्ड का PNL अकाउंट, PNL अकाउंट। चलो आप बस पढ़ते जाएंगे, अब उसी को पोस्ट करते जाएंगे। परचेज, परचेज कौन किया है यहाँ पे, अर्नोल्ड। तो परचेज कहाँ जाएगा, परचेज जाता हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में। आई होप आप लोग 11th में ही पढ़े होंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वही जाता है जो गुड्स होता है, गुड्स से रिलेटेड होता है, या फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अर्नोल्ड के बुक में सबसे पहले क्या जाएगा, परचेज घी एंड ऑयल का। या उससे ही पहले जो अर्नोल्ड का जो ओपनिंग बैलेंस होगा घी वगैरह का, स्टॉक स्टॉक का जो भी, जैसे यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस है घी और ऑयल का कितना 1.5 लाख और 3.5 लाख। फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ। पहले आओ ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेते हैं अर्नोल्ड के ट्रेडिंग अकाउंट में।
बस लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे, जो डेटा जहाँ जाने वाला होगा वहाँ भेज देंगे। उसके बाद क्या करना, बस डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस होगा, वही नेट प्रॉफिट होगा, सरप्लस होगा, या फिर जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा, सब वही डिफरेंस होगा। बस सब डेटा को उसके रिस्पेक्टेड जगह पे भेज देते हैं। टू बैलेंस बी डी। स्टॉक में देखो क्या है, घी है और ऑयल है। कितना कितना घी और ऑयल, 1.5 लाख, 3.5 लाख, 1,50,000, 3,50,000। ठीक। उसके बाद इसका जो है क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ, बाय बैलेंस सी डी, स्टॉक, घी, ऑयल। कितना घी है कितना ऑयल है, 3,12,500 और 4,17,250। चलो ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। उसके बाद परचेज, अब यहाँ से देखो परचेज किया अर्नोल्ड घी और ऑयल को। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, परचेज भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। टू परचेजेज, परचेजेज में क्या है, घी। सबसे पहले देखो घी कितना परचेज किया है, घी घी परचेज किया 14,75,000, 14,75,000। ठीक। और फिर ऑयल परचेज किया, कितना परचेज किया, 29,32,000, 29,32,000। ठीक, ये परचेज किया। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो पे किया 3,82,250, 3,83,275, आई एम सॉरी, 3,83,275 का डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ये क्या क्या है, पे किया तीन। तो ये कहाँ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाने वाला है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला। कितना जाएगा, 3,83,275, 3,83,275 चला गया डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद है एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने एक्सपेंस पे किया है, तो हेड ऑफिस एक्सपेंस पे करेगा तो अपने यहाँ एंट्री क्या मारेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो ये ब्रांच अकाउंट में हमारा जाने वाला है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ब्रांच अकाउंट में लिख दो टू बैंक। एक्सपेंस पे किया है ना उसका, ब्रांच का, इसीलिए। कितना पे किया एक्सपेंस, 14,250। बस लाइन बाय लाइन सिर्फ पोस्टिंग करते जाना, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिसका वो बस उसको बस पोस्टिंग करने का ज़रूरत है। फिर सेल किया है, देखो दिल्ली में भी सेल हुआ है और लखनऊ में भी सेल हुआ। अच्छा, ब्रांच जब सेल करेगा, एक बात ध्यान में हमेशा रखना, जब भी लिखा हो सेल, सिर्फ और सिर्फ सेल, कैश सेल नहीं है, क्रेडिट सेल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सेल लिखा हुआ, तो हम मान के चलेंगे कि वो क्या है, क्रेडिट सेल है। क्या मानेंगे, वो क्रेडिट सेल है। तो सेल हुआ है, चलो इसका भी लिख देते हैं। सबसे पहले अर्नोल्ड के यहाँ बाय सेल, घी भी बेचा है और ऑयल भी बेचा है। कितना कितना बेचा है भाई, 18,46,350, 27,41,250। अच्छा, उसके बाद ब्रांच जो सेल किया, क्या मानेंगे हम, क्रेडिट पे सेल किया। क्रेडिट पे सेल करेगा तो ब्रांच अपने अकाउंट में क्या एंट्री मारेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर को करेगा ना डेबिट टू सेल, जो क्रेडिट सेल किया। तो मेमोरेंडम ब्रांच के डेटर अकाउंट में क्या आएगा, टू क्रेडिट सेल्स। घी है और क्या है, ऑयल है। कितना कितना सेल किया, 3,42,750 और 3,15,730। बस सबको अपने अपने जगह पे लिख दो, जो जहाँ जाने वाला है वहाँ भेज देना। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच ने कलेक्ट किया, ब्रांच ने यहाँ ध्यान से देखो कलेक्ट किया 6,47,330। और फिर ब्रांच ने रेमिट कर दिया, ब्रांच के यहाँ से पैसा चला गया 6,13,250 किसको, हेड ऑफिस को। तो जब ब्रांच कलेक्ट करेगा रुपया तो ब्रांच अपने यहाँ एंट्री क्या मारेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय बैंक। ये क्या था, कलेक्शन। यहाँ पे लिख देना इंक्लूडिंग कैश सेल, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैश सेल। कितना कलेक्ट किया, 6,47,330। अब
रेमिट किया हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस को पैसा रेमिट किया ब्रांच, तो ब्रांच अपने यहाँ एंट्री क्या मारेगा, ब्रांच के पास पैसा जा रहा टू बैंक। डेबिट क्या करेगा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या डेटर अकाउंट में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हेड ऑफिस डेबिट हुआ बैंक क्रेडिट हुआ, यहाँ डेटर का कोई बात ही नहीं है। तो जो रेमिटेंस हुआ किसको, हेड ऑफिस को हुआ। हेड ऑफिस अपने बुक में क्या एंट्री मारता है, हेड ऑफिस अपने बुक में एंट्री मारेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो यहाँ पे ब्रांच के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक। या तो आप इसको बैंक लिख दो या रेमिटेंस लिख दो, बात बराबर है। लेकिन आईसीएआई जनरली क्या करता है, वो लिखता है रेमिटेंस। हम भी यहाँ पे लिखते हैं बाय रेमिटेंस। आप बैंक भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में रेमिटेंस लिख देना। कितना आया रेमिटेंस, 6,13,250। ठीक, बस लाइन बाय लाइन चलते जाना और कुछ नहीं, रेमिटेंस तक आ गए। अब ये बैलेंस है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, हमने देख लिया ये सब। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था, इससे हमको ये सारा अपने अपने जगह पे चला गया, सब अपनी अपने जगह पे चला गया। अब आ जाओ यहाँ एकदम ध्यान से। दिल्ली वाले में गुड्स सेंट, यहाँ पे ध्यान देना, सबसे ऊपर वाले लाइन में यहाँ है अर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेड इन घी एंड ऑयल, इट हैज अ ब्रांच एट लखनऊ, ही डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब पहले ही बताए थे गुड्स सेंट, उसने गुड्स सेंट किया कितना, 25 टीन ऑयल ऑफ 1,000 पर टीन और 15 टीन घी 1,500 पर टीन एवरी मंथ। तो गुड्स सेंट जो है अब हम लोग लिख देते हैं। तो गुड्स सेंट कहाँ कहाँ आएगा, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में आएगा, टू गुड्स सेंट, टू गुड्स सेंट, क्या क्या भेजा है, घी भेजा है और क्या भेजा है ऑयल। कितना घी कितना ऑयल भेजा है वो देखते हैं। सबसे पहले ऑयल भेजा है 25 टीन, एक टीन का दाम है 1,000 रुपया, हर महीना पहली तारीख को भेज रहा है, यानी कि साल में 12 बार भेजा। ठीक, उसी तरीक़ा से घी 15 टीन, एक टीन का दाम है 1,500 रुपया, हर महीना पहली तारीख को भेज रहा है, यानी कि साल में 12 बार भेज रहा। तो टोटल घी कितना भेजा है ये, टोटल घी भेजा ये 2,70,000 का, और ऑयल टोटल कितना का भेजा है, 3 लाख। अब देखो चूंकि इसने परचेज किया, अब देखो अर्नोल्ड यहाँ पे साल के शुरुआत में इतना इतना का घी और इतना का ऑयल परचेज किया था, जो गुड्स उसने ब्रांच को सेंड कर दिया वो तो परचेज में से ही सेंड किया होगा, तो उसको परचेज से माइनस कर दो, माइनस कर दो। जैसे ऑयल ट्रांसफ़र टू ब्रांच, कितना ऑयल ट्रांसफ़र किया ब्रांच को, इसने ब्रांच को जो है 2,70,000 का ऑयल ट्रांसफ़र किया, और घी कितना का ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र टू ब्रांच कितना घी, 3 लाख, 3 लाख का घी भी ट्रांसफ़र किया। सॉरी, ऑयल है 3 लाख, ऑयल 3 लाख और घी है 2,70,000। आई एम सो सॉरी, इसको बस यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बस इधर उधर हो गया। चलो, ये कितना था ऑयल, 29,32,000। ऑयल कितना ट्रांसफ़र किया, ऑयल ट्रांसफ़र किया ये 3 लाख का। ठीक, ऑयल ट्रांसफ़र किया 3 लाख और घी ट्रांसफ़र किया कितना, 2,70,000। ठीक, 2,70,000 का घी और इतना का ऑयल। चलो इसको माइनस करके देखते हैं, 14,75 माइनस 2,70,000, तो इसके पास अब परचेज है घी, घी का कितना 12,05,000, और इधर देख लो 29,32,000 माइनस करते हैं 3 लाख, ऑयल का परचेज बचा इसके पास 26,32,000। आई होप ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, घी ऑयल। चलो अब बढ़ते हैं अगला एंट्री की ओर। सारा चीज़ देख लिया, हमारा गुड्स सेंट भी हो गया, हर चीज़ जो चीज़ जहाँ जाने वाला था चला गया। अब आते हैं इस लाइन के तरफ, इस लाइन के तरफ आते। अच्छा, उससे पहले देखो एडिशन हुआ प्लांट एंड मशीनरी में कितना, 6,02,750 का। तो पीएनएल अकाउंट में जो डिप्रिसिएशन भी जा रहा है ना, यहाँ पे फर्नीचर और फिटिंग पे डिप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी पे 15% डिप्रिसिएशन, ये अर्नोल्ड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो चलो लाइन बाय लाइन, चूँकि क्वेश्चन करे इसीलिए हम लोग लाइन बाय लाइन चलते रहते हैं, और जो फिगर जहाँ जाने वाला है वहाँ
भेज देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं टू डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, फर्नीचर एंड फिटिंग का ओपनिंग बैलेंस था 21,500 और क्लोजिंग बैलेंस है 19,350। 21,500 माइनस करो 19,350, यानी कि 2150 रुपया का फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन लगा हुआ। कितना का? 2150। अच्छा, क्वेश्चन में भी ये बात बोल दिया, देखो यहाँ क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्टेड इन द एबव फिगर, यानी कि डेप्रिसिएशन जो है ऑलरेडी एडजस्ट किया है एबव फिगर में। इसीलिए तो ये फर्नीचर देखो अभी 6250 का है और डेप्रिसिएशन एडजस्ट होने के बाद 5625 का हो गया। उसी तरीका से जो हम लोगों ने अभी देखा था कि दिल्ली का फर्नीचर, दिल्ली में जो भी फर्नीचर था ओपनिंग था 21,500 और एडजस्ट होने के बाद 19,350 हो गया। इसी तरीका से अब हम लोग देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगा। ओपनिंग बैलेंस क्या प्लांट एंड मशीनरी का? 3,07,250। ध्यान से देखना, इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन देखो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग वैल्यू है 3,07,250, इसका 15% और ऐड होगा जो प्लांट एंड मशीनरी ऐड किए थे साल के शुरुआत में 6,02,750 का, इसका भी 15%। कितना डेप्रिसिएशन आ गया टोटल? 1,36,500। चलो 1,36,500 डेप्रिसिएशन यहाँ मेरे पास किया हुआ, इसीलिए कैलकुलेटर का बार बार यूज नहीं कर रहे हैं। 1,36,500 का डेप्रिसिएशन जो है चार्ज किया प्लांट एंड मशीनरी पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे का लाइन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट कर दिए हैं। ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट निकलेगा जब ये डेबिट क्रेडिट को सेटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो होगा ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। चलो देखते हैं ओवरऑल प्रॉफिट क्या आता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ओवरऑल प्रॉफिट, चलो देखते हैं क्या आता है। इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको थोड़ा स्पेस का यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। चलिए यहाँ पे जाने वाला क्या हमको? कमीशन। चूँकि ब्रांच मैनेजर को कमीशन जा रहा तो ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए। ब्रांच अकाउंट में क्यों क्यों आएगा? क्योंकि देखो जब हेड ऑफिस कमीशन पे करेगा, सारा खर्चा तो हेड ऑफिस ही पे कर रहा। हेड ऑफिस जब कमीशन पे करेगा ब्रांच के मैनेजर को, तो हेड ऑफिस के पास से क्या जा रहा? पैसा जा रहा, तो वो लिखेगा टू बैंक। और डेबिट क्या करेगा? ब्रांच। ब्रांच अकाउंट, चूँकि ब्रांच का खर्चा पे कर रहा है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि या फिर टू कमीशन टू, जिसको भी ब्रांच मैनेजर को दे रहा है उसको कमीशन लिख देगा, यानी कि टू कमीशन लिखेगा या फिर टू बैंक, जो भी लिखना है लिख दो। लिख देते हैं टू बैंक, यानी यहाँ पे। और ये क्या है? बैंक में कमीशन, ये जा रहा हमारा कमीशन। कितना जा रहा? 10%। 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग जब रहेगा तो मैंने पहले ही बोला 10/110 कर देना। किस पे? ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट क्या? अब इधर से कैलकुलेट करो, इसको पूरा प्लस करो, यहाँ से यहाँ तक प्लस करो, फिर जो डिफरेंस आएगा वो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट होगा। 6, 13, 250। आप लोग भी करिए, आप लोग भी करिए। 13, 250। कैलकुलेशन करते वक्त सिली मिस्टेक हो सकता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डेटर का अमाउंट नहीं निकाला क्योंकि डेटर का फिगर मिसिंग है। यहाँ पे सारा चीज़ हमने लिख दिया है और अब लिखेंगे हम डेटर का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, जो बैलेंसिंग फिगर होगा हमारा बाय बैलेंस सीडी। कितना आ रहा बैलेंस सीडी? 75,750 प्लस 86,900। 86,900 बैलेंस सीडी आया डेटर का, लिख दो यहाँ पे 86,900।
बस आप जो है यहाँ पे आप निकाल लीजिए प्रॉफिट 613,250 प्लस माइनस कर दो इधर से 17,000 माइनस 27,000 माइनस 75,750 माइनस 75,40 माइनस 62,50 माइनस 14,250 माइनस 270 माइनस 3 लाख। ये प्रॉफिट आ रहा 58,335। ये ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा, इस पर जाएगा 10% कमीशन। 58,335, इसका 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्या होगा, इंटू 10 डिवाइड करो इसको 110 से, 5303, 5303, ये आया हमारा कमीशन। अब जो है अब आएगा इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कितना होगा, 58 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट कितना, 53,032। तो ये देखो कॉन्सेप्ट वाइज हम चले हैं, कोई भी रट्टाफिकेशन काम नहीं आने वाला है। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर था, जहाँ पे अटके वहाँ पे क्या किए, बस जर्नल एंट्री के थ्रू तुरंत सोच लिए, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ जाने वाला था उस अकाउंट में भेज दिए। तो देखो तुरंत कितना आसानी से हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकल के चलाया, कितना आसानी से। वही अगर कॉन्सेप्ट वाइज नहीं चलेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और जैसे कि मैंने ऊपर का अकाउंट पूरा कर दिया, अब अर्नोल्ड के ट्रेडिंग अकाउंट को भी पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिए हैं, अब जो भी डिफरेंस होगा वो आ जाएगा, चूँकि ट्रेडिंग अकाउंट है तो यहाँ पे आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह तो दिलवा दिए अर्नोल्ड के पीएनएल में, और यहाँ नीचे वाला लाइन पढ़ो आगे, चार्जिंग कमीशन के बाद हम लोग नहीं पढ़े थे, अब पढ़ते हैं। जनरल मैनेजर ऑल्सो इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, यानी कि जनरल मैनेजर को साल में 24,000 सैलरी मिलेगा। 2,000 पर मंथ है तो एक साल में कितना होगा, 24,000। और उसके बाद जनरल एक्सपेंस जो आया हेड ऑफिस को वो भी है 24,000। तो जनरल एक्सपेंस और जनरल मैनेजर का सैलरी वो भी हम लोग लिख देते हैं पी एंड एल में। तो जनरल मैनेजर का सैलरी कितना, 2,000 इंटू 12 24,000। और जनरल एक्सपेंस जो है हेड ऑफिस का कितना है, वो भी है हमारे पास 24,000। तो ये सारा फिगर अब आ गया, बस यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, 18,46,350 प्लस 27,41,250 प्लस 3,12,500 प्लस 41,72,50, और इधर से माइनस कर दो, 1,50,000 माइनस 3,50,000 माइनस 12,05,000 माइनस 26,32,000 माइनस 38,32,76। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा हमारा 5,97,075। एक बार ध्यान से आप भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, हो सकता है कैलकुलेशन करते वक्त कैलकुलेटर पे बटन को टिपते वक्त कुछ ना कुछ गलती मुझसे भी हो सकती है, ऐसा कॉमन है, किसी से भी हो सकता है। तो अब देखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 5,97,075। चूँकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब जो भी मिस्टेक होगा ना वो सिली मिस्टेक ही होगा। सिली मिस्टेक क्या होगा, जैसे कैलकुलेटर पे कोई बटन टिपते वक्त गलती हो गया, प्लस माइनस करते वक्त गलती हो गया, या फिर दो जीरो की जगह पे एक ही जीरो लिखे, या फिर दो जीरो की जगह पे तीन जीरो लिखा गया। उसके लिए चाहिए कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो चलो उसको अब देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट कितना आता है। 50 माइनस 1 36,500 माइनस 24,000 माइनस, तो हमारा नेट प्रॉफिट आया यहाँ पे 4,10,425 टू। अच्छा एक और बात ध्यान दो, यहाँ जो नेट प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर ब्रांच के, यहाँ जो नेट प्रॉफिट आया वो भी ट्रांसफ़र होगा कहाँ, वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके पास, हेड ऑफिस के पास चला जाएगा। ये प्रॉफिट किसको चला जाएगा, ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, हेड ऑफिस को बिलोंग करता है। ट्रांसफ़र हो जाएगा ये, ट्रांसफ़र टू पीएनएल ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के पास ये चला जाएगा। तो हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस में, चूँकि हम हेड ऑफिस का बना रहे हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे बाय ब्रांच इसका भी जो है पैसा आ जाएगा।
53,032। बस यही सिली मिस्टेक होने वाला है आप लोग से या हमसे भी या आपसे भी, किसी से भी जो सिली मिस्टेक होगा ये कोई ना कोई फिगर छूट जाता है। इसीलिए आप लोग को भी चाहिए कि अगर क्वेश्चन करते वक्त कोई फिगर छूटता है तो आप लोग जल्दी तुरंत तुरंत बताया करो, तुरंत तुरंत बताया करो। और एकदम ये प्रैक्टिस से ही सही होगा। और हम लोग अभी इसका ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पे मैं जानबूझ के भी गलती करूँगा ताकि आप लोग जो है हमको बताएं, ताकि पता चले आप कितने एक्टिव हैं। तो चलिए, ये क्या है, हमारा ब्रांच का सब चीज़ आ गया। बस अब नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, ये 59,059,7075 प्लस एक चीज़ और, जनरल मैनेजर को क्या है, कमीशन भी मिलना है। ये बात ध्यान से निकल गया, वो बात भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जनरल मैनेजर का कमीशन, जनरल मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जनरल मैनेजर को 10% क्या मिलना है, कमीशन भी मिलना है। तो चलो, जनरल मैनेजर का कमीशन भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं ओवरऑल प्रॉफिट पर, यानी कि नेट प्रॉफिट से पहले कमीशन भी मिलेगा इसको, जनरल मैनेजर को। टू कमीशन कितना मिलेगा, 10/110 इंटू ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 4,63,457। तो हमारा कमीशन कितना आ जाएगा यहाँ पे, कमीशन आ गया 42,132। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, अब आया नेट प्रॉफिट हमारा 4,21,325। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर था, सारा चीज़ जहाँ जाने का था चला गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर था, कहीं भी कट कुट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि जो चीज़ जहाँ जाने का था बस वो वहाँ चला गया। जो भी बैलेंस, जैसे यहाँ जो चीज़ जाने का था चला गया, अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा वो नेट प्रॉफिट है। फिर मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट में जो चीज़ जहाँ जाने का था चला गया, अब जो बैलेंस डिफरेंस आ रहा वो बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस है। उसी तरीक़ा से ट्रेडिंग अकाउंट में जो जहाँ जाने का था चला गया, ठीक। उसके बाद इसका जो बैलेंसिंग फिगर था वो ग्रॉस प्रॉफिट है। उसी तरीक़ा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर था वो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सारा चीज़ बनेगा। मिस्टेक होगा वो बस हमारा सिली मिस्टेक है, जो किसी से भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी बहुत महान है उससे सिली मिस्टेक नहीं होगा। सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, बस हमको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। सिली मिस्टेक होगा, एक दो बार क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बच्चे इसको बस स्किप कर देते, इसको स्किप नहीं करना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे लोड का कॉन्सेप्ट आ गया। क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो उसमें बहुत चांस है कि वो लोड वाला क्वेश्चन ही पूछेगा। इसीलिए एकदम ध्यान से सुनो। इसमें भले टाइम 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा लगे, लेक्चर भले एक एक दो लेक्चर आगे हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये ब्रांच वाला टॉपिक जो है ना, ब्रांच वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें से कन्फर्म 100% कन्फर्म है कि 8 से 10 मार्क या 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का, ब्रांच अकाउंटिंग का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसीलिए इसमें भले 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा लग जाए, एक दो लेक्चर ज़्यादा लग जाए इसको, लेकिन हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे बस। चलो देखते हैं। वाइड स्प्रेड इनवॉइसेज गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट प्लस 20%, यानी कि इसका प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट पे 20%। प्रॉफिट को ही कहा जाता है लोड। एक चीज़ समझ लो जिसमें बहुत बच्चा को अटकल आता, फाउंडेशन में भी आया होगा, और अगर 12th में लोड वगैरह होगा तो वहाँ भी आया होगा। चलो इसका कॉन्सेप्ट समझो, लोड का कॉन्सेप्ट ही क्या है। जैसे मान लो बोल रहा है लोड क्या है, लोड बोल लो या प्रॉफिट बोल दो। 20% क्या है, कॉस्ट का 20%, 20% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 20/100। बाय 100 क्यों किए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है उसको डिवाइड देना 100 से, ठीक।
इसका कॉस्ट का, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट। अच्छा, बोला प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट नीचे है और कॉस्ट क्या ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट, यानी कि ये 5 जो है ये क्या है, कॉस्ट है, और इसके ऊपर 1 रुपया क्या है, प्रॉफिट है। अगर बोलता है कि अगर बोलता है कि 1/5 ऑफ कॉस्ट है प्रॉफिट, तो सेल का कितना होगा, 1/5 ऑफ कॉस्ट है प्रॉफिट, 1/5 ऑफ कॉस्ट है, तो सेल का कितना होगा। देखो सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस केस में सेल क्या होगा, 5 + 1 = 6। अब प्रॉफिट जो होगा ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल, यानी कि सेल के ऊपर प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे सेल के ऊपर प्रॉफिट, नीचे सेल है अब ऊपर प्रॉफिट 1/6, प्रॉफिट ऑन सेल तो 1/6। अगर बोलता 2/3 ऑफ कॉस्ट है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब हुआ 2/5 ऑफ सेल। अगर बोलता प्रॉफिट हमारा 3/6 ऑफ कॉस्ट है, तो ये हमारा 3/9 ऑफ सेल होगा। अगर हमारा बोलता है कि 3/2 ऑफ सेल है, इसका मतलब क्या होगा, 3/2 ऑफ सेल है, इसका मतलब हुआ 3 बाय, जल्दी बोलो 3/2 ऑफ कॉस्ट का मतलब 3/1 ऑफ कॉस्ट, 3/2 ऑफ सेल का मतलब हुआ 3/1 ऑफ कॉस्ट। इसी तरीके से अगर बोलता 2/5 ऑफ सेल, क्या होगा, 2 बाय प्रॉफिट है हमारा 2/5 ऑफ सेल, इसका मतलब 2/3 ऑफ कॉस्ट। आई होप ये वाला आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बच्चा को डाउट रह ही जाता है, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई बच्चा रट लिया 1/3 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/4 ऑफ सेल, 1/5 ऑफ सेल इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट, अगर उसको पूछ दिया 2/9 ऑफ कॉस्ट है, तो फिर वो अटक जाएगा वहाँ पे। इसीलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। Cost plus 20%. The branch sell goods for cash as well as on credit. कैश में भी बेचता है और क्रेडिट में भी बेचता है। The branch meets its expenses out of cash collected from its debtor and cash sale and remit the balance of cash to head office after withholding 10,000, यानी कि 10,000 रुपया ब्रांच अपने पास रख लेता है। उसके बाद जो भी पैसा कलेक्ट किया वो डेटर से या कैश सेल से वो भेज देता है, किसको, हेड ऑफिस को भेज देता है। वो पैसा क्यों रखता है, फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश ऑन 31 मार्च 2001 द एसेट एट द ब्रांच वर एज फॉलोज। ये देखो फिगर 1000 में, हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ भी फिगर लेंगे 1000 में। ICAI जैसे क्वेश्चन पूछेगा, जिस फिगर में पूछेगा उसी फिगर में देना है। अब देखो ये क्या है, हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 2001 का ही बोल सकते हो आप। ये कैश इन हैंड है, ट्रेड एंड डेटर है, उसके बाद स्टॉक है एट IP, फर्नीचर एंड फिटिंग है। आगे देखो उसके बाद ऑन 1 Jan 2002 द ब्रांच परचेज अ न्यू फर्नीचर फॉर ₹1 लाख। ध्यान से सुनो, 1 जनवरी 2002 को ब्रांच ने एक नया फर्नीचर खरीदा, कितने का, 1 लाख का। ध्यान से ये फिगर देखो, 2 3 4 5, कितना, 1 लाख, 1 लाख। अब फिगर किस में है, फिगर हमारा 1000 में। देखो यहाँ फिर से एक बार ध्यान से देखो, बोला 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, फिगर हमारा 1000 में। तो जब हम फर्नीचर खरीदेंगे वहाँ 1 लाख नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे 100, चूँकि फिगर 1000 में है तो 3 जीरो इधर से हट जाएगा। जिसके लिए पेमेंट कैसे किया गया, हेड ऑफिस ने किया। अच्छा, ब्रांच के यहाँ फर्नीचर आया है, इसका पेमेंट क्या, हेड ऑफिस। तो ब्रांच अपने यहाँ एंट्री मारा होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, टू बैंक नहीं, चूंकि ब्रांच इसका पेमेंट नहीं किया, इसका पेमेंट क्या, हेड ऑफिस। ठीक, तो ये अपने यहाँ एंट्री क्या मारेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। अच्छा, हेड ऑफिस अपने बुक में क्या एंट्री मारेगा, हेड ऑफिस के यहाँ फर्नीचर नहीं आया है, फर्नीचर तो गया ब्रांच के यहाँ, इसीलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट करेगा, टू करेगा बैंक अकाउंट। चलो इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ऑन 31 मार्च 2002, ये वाला क्वेश्चन जो है हम निकाल लेते हैं यहाँ पे।
अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी रहने देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिगर जो है ना, कुछ फिगर मिसिंग है। इसमें कुछ फिगर मिसिंग है, इसीलिए ये क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है, जब बढ़िया से इसका जो है फिगर अभी मिसिंग है, फिगर इसमें दिया जाएगा अभी कुछ, उसके बाद ही ये सॉल्व हो सकता है। तो जब तक के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आओ चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। लोड वाला क्वेश्चन हम बिल्कुल करेंगे, आज ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। अल्फा लिमिटेड हैज अ रिटेल शॉप। अल्फा लिमिटेड का एक रिटेल शॉप है। अंडर द सुपरविजन ऑफ मैनेजर, द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट 25%। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल है हमारा 25%। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? 25%। 25% मतलब 1/4 ऑफ सेल। 1/4 ऑफ सेल जो है कॉस्ट का कितना होगा? 1/3 ऑफ कॉस्ट होगा। ध्यान में रखना, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 1/4 ऑफ सेल। Branch manager is entitled to a commission of 10% of the profit earned by his branch, calculated before charging his commission. Before charging his commission है 10%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10/100। 10/100। बट कमीशन तो उसको दे रहा, लेकिन कंडीशन लगा दिया क्या? सब्जेक्ट टू अ डिडक्शन फ्रॉम सच कमीशन इक्वल टू 25% ऑफ एनी असर्टेन डेफिशिएंसी। ब्रांच को बोला, देख, अगर तेरे यहाँ मेरा स्टॉक का डेफिशिएंसी होता, शॉर्टेज होता, चाहे जिस भी वजह से हो, हम तेरे कमीशन में से 25% जो है पैसा काट लेंगे। 25% तेरे कमीशन में से पैसा काट लेंगे। ऑल गुड्स वर सप्लाइड टू द ब्रांच इन द हेड ऑफिस। द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर गिवन बिलो। ओपनिंग स्टॉक दिया है, गुड्स एंड दिया है, सेल्स वगैरह। मैनेजर का कमीशन ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट कहने का मतलब अभी मैनेजर को जो कमीशन दिए ना, ये लमसम है, मोटा मोटी है, यानी कि लमसम अमाउंट हम बस दिए हैं 2400। बाकी कैलकुलेट करने के बाद जितना आएगा उतना बकाया उसको पे कर देंगे। चार्जेबल एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस है ये। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया एसपी पे, बोल रहा एबव डिटेल से यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कमीशन ड्यू टू मैनेजर। आपको निकालना है कि कमीशन ड्यू कितना है मैनेजर को, ये चीज़ आपको बताना है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि कमीशन तो उसी पे जाएगा। फिर कोई डेफिशिएंसी होगा, उसके लिए ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो आओ देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। इसमें सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। ब्रांच अकाउंट, तभी तो यहाँ से हमको प्रॉफिट मालूम चलेगा। अच्छा, कोई डेफिशिएंसी वगैरह हो गया होगा तो उसके लिए बना लेते हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। चलो बस अब फिगर को जो जहाँ उसको सेट करते जाओ। ओपनिंग स्टॉक दिया कॉस्ट पे, ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ कॉस्ट पे। लोड वाला जो था ना, यहाँ भी क्लियर हो सकता है, एकदम ध्यान से सुनो। जब सवाल हो आईपी पे, हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? ब्रांच का। तो जितना भी फिगर होगा, ओपनिंग बैलेंस जो होगा कॉस्ट स्टॉक का, वो भी आएगा आईपी पर ही आएगा। कैसे? अब आओ देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे जो इसका बैलेंस बीडी होगा ब्रांच अकाउंट का, टू बैलेंस बीडी क्या क्या है? स्टॉक है। सबसे पहले स्टॉक किस पे दिया? कॉस्ट पे दिया। कितना? 74,736 ये दिया हुआ है स्टॉक। ये दिया हुआ है कॉस्ट पे। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देंगे, क्योंकि हेड ऑफिस जो है आईपी पे गुड्स भेज रहा, तो इसको आईपी कितना था? 1/4 ऑफ सेल। जीपी रेशियो क्या था? 25%। देखो, जीपी है 25%। 25% कहने, जीपी हमेशा सेल पे होता है, यानी कि 25% का मतलब 1/4 ऑफ सेल, मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो ये कॉस्ट का कितना? 1/3 ऑफ कॉस्ट, यानी कि 74,736 कॉस्ट है। 1/3 ऑफ कॉस्ट इसका जीपी है, तो इसका कितना आ जाएगा? 74,736 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें प्लस कर दो, 74,736, 99,668।
648। ये आ गया हमारा ओपनिंग बैलेंस किसका, स्टॉक का। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। गुड्स सेंट जो क्या ब्रांच को, वो भी क्या है, एट कॉस्ट। हमको चाहिए किस पे, आईपी पर चाहिए, ये है एट कॉस्ट। हमको चाहिए किस पे, आईपी पे चाहिए। तो आइए अब इसको हम लोग आईपी पर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। टू गुड्स सेंट, एग्जाम में इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस अभी हम समझाने के लिए कर रहे हैं। गुड्स एंड कितना, 289,680, इसमें प्लस कर दो लोड, ये कॉस्ट पे है, 289,680 का 13, इसमें लोड ऐड हो जाएगा 9680। तो ये आ गया हमारा 3,86,240। उसके बाद मैनेजर का कमीशन ऑन अकाउंट मोटा मोटी पे किया, अभी उसको छोड़ देते हैं। चार्जिएबल एक्सपेंस, चार्जिएबल एक्सपेंस टू चार्जिएबल एक्सपेंस, क्योंकि हमको निकालना क्या, ध्यान दो, हमको निकालना क्या, कमीशन निकालना है बस, कमीशन कैलकुलेट करना। ये तो समझो ये हमारा क्या, ये हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट। देखो ध्यान से देखो, सब अपने समझ में आएगा। चार्जिएबल एक्सपेंस कितना हमारा, ये 49,120, कितना 49,120। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक है बाय बैलेंस CD, कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक, 123,328। अब जो भी लोड है उसको हटाना पड़ेगा हमको, जो भी लोड है उसको हटाना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट आया था ना इसको 2,89,680 का 1/3, वो क्या था, प्रॉफिट था, उसको हटाना पड़ेगा। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। और यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक में भी था ना रिजर्व प्रॉफिट, तो उसका लोड जो था, जो ओपनिंग स्टॉक होता और जो क्लोजिंग स्टॉक होता, उसका जो रिजर्व होता है ना, जो लोड होता, उसको कहा जाता है रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक के लोड को कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 74,736 को डिवाइड दो 3 से, 24,912। फिर बाय गुड्स सेंट, इसका कितना है, 28,9680 डिवाइड बाय 3, 96,560। अब इधर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा, 123। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व किस पे है, देखो सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैसे आएगा, 123,328 का क्या लेंगे, 1/3 या 1/4, चूंकि ये SP है, SP पे है, ठीक, SP पे है, तो 1/4 ऑफ SP था, प्रॉफिट क्या था 1/4 ऑफ SP, तो इसका 1/4 लेना हमको। 123, ये आ जाता हमारा 30,832। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, प्रॉफिट। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अच्छा अब कोई बच्चा पूछ रहा सर, जब आप लोड हटाइए रहे हैं तो फिर यहाँ पे लोड को ऐड ही क्यों किए थे, इस पे लोड को यहाँ पे ऐड ही क्यों किए थे, यहाँ पे लोड को ऐड ही क्यों किए थे। भाई हम लोग जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो यूजर के लिए बना रहे हैं। जो यूजर है ना उसको भी तो पता चलना चाहिए कि हम ब्रांच को कितना पे जो है प्रॉफिट पे सामान बेचे हैं, कितने प्रॉफिट पे सामान भेजे हैं, ये सब उसको पता चलता है इस सभी को देखकर। अगर ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट लिख देते हैं, ठीक, तो यूजर जो होता है फाइनेंशियल अकाउंट का, उसको पता नहीं चलेगा कि ये ब्रांच से कितना प्रॉफिट इसको आ रहा है, ब्रांच को ये कितना में सामान भेजा है, कितना प्रॉफिट वहाँ से आ रहा है, ये सब बात उसको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए जब गुड्स आईपी पे बेचते हैं तो उसको रिकॉर्ड भी करते हैं आईपी पे, बाद में लोड को हटा देते हैं उल्टा साइड पे। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलो इसका जो है यहाँ से अब क्या निकल जाएगा हमारा, टू, जल्दी बोलो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उससे पहले क्या करना हम लोग को, मेमोरेंडम ब्रांच का स्टॉक अकाउंट भी बना ही लेते हैं, टू बैलेंस। अच्छा देखो, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है ना, ये बनेगा किस पे, आईपी पे बन रहा है, ध्यान देना, टू बैलेंस BD। इसमें जो ओपनिंग स्टॉक है, वो ओपनिंग स्टॉक कितना है इसका, ध्यान से एकदम,
मेमोरेंडम ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक है इसका, ऊपर में देखो ना, यहाँ ओपनिंग स्टॉक निकाले हैं 99648, 99648। अब टू गुड्स सेंट भी था यहाँ पे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना 386240, यहाँ पे देखो निकाले हैं, यहाँ देखो 386240, ठीक। उसके बाद सेल हुआ, ब्रांच ने क्या सेल, बाय सेल हुआ 361280 का। फिर अब क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ, देखो सेल यहाँ किया था, देखो देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो, सेल यहाँ किया था 361280, कहाँ गया था, वहाँ गया, यहाँ देखो सेल किया ब्रांच कितना का, 361280 का सेल कर दिया, ठीक। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, स्टॉक में सिर्फ स्टॉक के ही बारे में आता है, आई होप आप लोग सब जानते होंगे। बाय बैलेंस सी डी, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 123 328, अच्छा। अब ये सब मैच हो जाना चाहिए, जो भी अपने आप मैच हो जाना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे इस साइड जैसे फिगर कम आ रहा है तो ये होगा हमारा डेफिशिएंसी, इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, डेफिशिएंसी होगा, यानी कि गुड्स जो है वो खो गया है, क्योंकि स्टॉक के उल्टा साइड पे क्या आता है, स्टॉक के उल्टा साइड पे आता है जो लॉस वगैरह हो जाता है, नॉर्मल एबनॉर्मल जो भी हो वही आता है, यानी कि ये डेफिशिएंसी क्या, शॉर्टेज हो गया है गुड्स का। तो यहाँ पे इस साइड में हमको आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया है। और यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था भाई, यहाँ से हमारा प्रॉफिट आ रहा था, इसको चलो कैलकुलेटर पे देखते हैं, 24,912 प्लस, यहाँ पैसा जो रेमिट करेगा बाय रेमिटेंस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर वगैरह हुआ होगा, या फिर क्वेश्चन में देखो रेमिटेंस कितना दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेल्स, मैनेजर अकाउंट, चार्जेबल ओपनिंग स्टॉक वगैरह है। फिर तो जो सेल किया समझ लो उतना पैसा रेमिट कर दिया, यहाँ पे रेमिटेंस के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे डेटर वेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब चलो जितना का सेल किया उतना पैसा उसको मिल गया और उतना ही वो क्या कर दिया, रेमिट कर दिया। तो चलो बाय रेमिटेंस कितना क्वेश्चन में है, रेमिटेंस हो जाएगा यहाँ पे हमारा 361280, 361280। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, आप लोग भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो ना इसको, 9560 प्लस 361 280 प्लस 127, आप लोग भी भाई कैलकुलेटर लेके बैठा करो, 99 648 -3 86 240 -49120 -30,832। प्रॉफिट हमारा आ रहा है कितना, 40,240, प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, 40,240, 40,240, ये आया हमारा प्रॉफिट। अब अब मेन पार्ट जो आ रहा क्वेश्चन का, कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को कमीशन कितना मिलना, मैनेजर का कमीशन देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से, 2 मिनट ज़्यादा लगे 4 मिनट उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए। मैनेजर को कमीशन कैसे मिल रहा, 10%, 10% कमीशन मिल रहा मैनेजर को, एकदम ध्यान से, 10% कमीशन मिल रहा मैनेजर को, जो भी प्रॉफिट अर्न किया ब्रांच उस प्रॉफिट का 10%, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर का मतलब 10/100, और उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा 25% ऑफ असर्टेन्ड डेफिशिएंसी, देखो 25% ऑफ असर्टेन्ड डेफिशिएंसी भी माइनस कर दिया जाएगा। जैसे मैनेजर का कमीशन कितना होगा, 10%, बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो 10/100। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 40,240, 40,240,
ये तो है उसका कमीशन, ठीक। इसमें से माइनस हो जाएगा 25% ऑफ डेफिशिएंसी 1280, यहाँ डेफिशिएंसी आया ना, इसमें से 25% हो जाएगा माइनस, ठीक। यहाँ से मैनेजर का कमीशन आ जाता है कितना, तो देख लो 40, 1280 का 25%, इसमें से माइनस कर दो 40, 24, आ गया हमारा 3704, ठीक। 3704 आता है मैनेजर का कमीशन। एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो मैनेजर कमीशन जो ये पेड किया ऑन अकाउंट, यानी कि 2400 लमसम में पेड कर दिया था। मैनेजर कमीशन ऑलरेडी पेड, लमसम अमाउंट जो पेड किया था, लमसम कमीशन पेड ऑन अकाउंट, कमीशन पेड ऑन अकाउंट कितना है ये, 2400 लमसम अमाउंट पे कर दिया गया था, हेंस कमीशन टू बी पेड। और कितना पे करना पड़ेगा, कमीशन टू बी पेड, ये आएगा हमारा 3704 में से माइनस कर दो 2400, 3704 में से माइनस कर दो 2400, ये कितना आ गया हमारा 1304। ये जो क्वेश्चन है ये है एमटीपी अप्रैल 2019 का, एकदम ध्यान से सुनो, ये एमटीपी का क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है 10 मार्क्स के लिए, पूरे 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। इसको मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से बताया है। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट में लिखो। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। हम लोग अभी से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट मेथड, ये तो इससे भी ज़्यादा आसान है। ट्रेडिंग अकाउंट में तो जो फाइनल अकाउंट मेथड है उसमें ट्रेडिंग एनपीएनएल जो बनता है, हमने जैसा कि अर्नोल्ड का ट्रेडिंग एनपीएनएल बनाया, समझो वही था हमारा फाइनल अकाउंट मेथड। तो फाइनल अकाउंट मेथड भी समझो ख़त्म ही है। बस अब अगले क्लास में हम लोग बनाएंगे उसका और एडिशनल क्वेश्चन करेंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा पूरा जो है माइंड में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, इतना क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना। आई होप ये वाला वीडियो भी आप लोग को पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और कोई भी क्वेरी अगर माइंड में हो तो उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट करो हमको, ताकि वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको एड्रेस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।